हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सुमन के सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। दसवीं क्लास के तमाम बच्चों का आज के क्लास में खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर होंगे और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज का क्लास बहुत ही मखसूस है। हम लोग इम्तहान के करीब पहुंच चुके हैं, तो तमाम बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि हम इम्तहान हॉल में किस तरह जाएं और इम्तहान हॉल के अंदर की सारी जानकारियां हमारे पास पहले से हो, ताकि हम किसी तरह का हमारे अंदर घबराहट या परेशानी ना हो। आज इसी मकसद के तहत हम लोग बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना के बाद पहली बार इम्तहान हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि आपकी ज़िंदगी का भी ये बड़ा इम्तहान पहला हो रहा है। अब तक आप जो भी इम्तहान दिया करते थे, अमूमन आप अपने स्कूलों में ही दिया करते थे, लेकिन अब जो मैट्रिक का इम्तहान आपको जो देना है वो दूसरी जगह जाकर देना होता है। वहाँ का इंतज़ामात और दूसरे लोग जो मिलते हैं उससे भी घबराहट होती है। इम्तहान हॉल के अंदर दाखिल होने से क़ब्ल ही पुलिस का पहरा और तरह तरह का जांच, इससे कहीं ना कहीं घबराहट होती है। इन सब घबराहट को हम लोग कैसे कम करें, या फिर हम इन सब चीज़ों से कैसे पूरी तरह वाकिफ़ हो जाएं और अपनी परेशानियों को हम कैसे कम करें, इन सब चीज़ों पर आज बात होगी। तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि आपका इम्तहान जो है 17 तारीख़ से शुरू हो रहा है और ये 24 तारीख़ तक चलेगा। पहला दिन जो है आपका इम्तहान साइंस का है, उसके बाद फिर मैथ्स है, उसके बाद सोशल साइंस है, उसके बाद इंग्लिश है, फिर उर्दू है और फिर हिंदी, और उसके बाद आखिरी दिन जो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए होंगे उसका इम्तहान होगा। हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 का होता है, लेकिन दो सब्जेक्ट ऐसा है, साइंस और सोशल साइंस, जिसमें 20 मार्क्स का इम्तहान पहले ही हो चुका है। यानी अब हम इम्तहान हॉल में जाएंगे तो सोशल साइंस 80 मार्क्स का होगा और साइंस 80 मार्क्स का होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स का होगा। पूरे 100 में हम लोगों को पास होने के लिए सिर्फ 30 मार्क्स लाना होता है। कम पढ़ने वाले या कमज़ोर बच्चे या कोई किसी परेशानी में हो गए हों तो उसकी वजह से भी अगर कम पढ़े हों, जैसे कोरोना दौर में ही पढ़ाई कम हुआ है, तो आप लोग फेल होने से डरने लगते हैं। तो मैं पहले ये बता दूं कि 100 में सिर्फ 30 लाना होता है, इसलिए थोड़े भी घबराने की ज़रूरत ही नहीं है।
ये 30 मार्क्स लाने के लिए हर सब्जेक्ट में मुकम्मल सिलेबस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ चुनिंदा सवालात को अगर आप तैयार कर लें तो आप उससे भी पास हो सकते हैं। इन सब बातों पर ख़ास करके उर्दू सब्जेक्ट में हम आज बात करेंगे। फेल होने का जो डर है उन सब के सिलसिले से भी कुछ बात मैं अब करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 60% लाने पर हमें फर्स्ट डिवीज़न मिलता है और 45% लाने पर हमें सेकंड डिवीज़न मिलता है, और उससे कम अगर नंबर कुछ भी आएगा तो हमें थर्ड डिवीज़न मिलता है। एक सब्जेक्ट में अगर हम 75% या उससे ज़्यादा लाते हैं तो मुझे उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिलता है। लेकिन इन सब से अलग मैं दूसरी बात अब कहना चाहता हूँ कि अगर आप 5 सब्जेक्ट जो आपका मेन है उनमें से 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास मार्क्स से 4 नंबर या उससे कम आप लाते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। यानी जैसे आपने 3 सब्जेक्ट में 30-30 क्रॉस कर गए हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट में आप अगर 26-26 भी लाए हैं तब भी आपको पास करार दिया जाएगा ग्रेस के ज़रिए से। दूसरा, अगर आप 4 सब्जेक्ट में 30-30 मार्क्स क्रॉस कर गए हैं और 5वां सब्जेक्ट में अगर आप 22 मार्क्स ही लाए हैं, यानी 8 मार्क्स आपका 30 से कम है, तब भी आपको पास करार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप टोटल मार्क्स 5 सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आप 75% लाए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हैं, यानी 4 सब्जेक्ट और 5वां में फेल हैं, लेकिन 5 को मिलाकर अगर आपका 75% नंबर हो रहा है तो 5वां में 10 नंबर से भी अगर आप फेल होंगे तब भी आपको पास करार दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं और आपको फर्स्ट डिवीज़न में 5 नंबर घट रहा है तो आपको बोर्ड 5 नंबर बढ़ाकर फर्स्ट डिवीज़न में तब्दील कर देता है। इसी तरह सेकंड डिवीज़न में भी अगर 5 नंबर कम हो रहा है, पाँचों सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं और सेकंड डिवीज़न होने में 5 नंबर कम हो रहा है तो भी आपको 5 नंबर देकर सेकंड डिवीज़न कर दिया जाता है। आपसे पूरी हमदर्दी है, कोई भी आपके मुखालिफ नहीं है, आपको कोई परेशान करना नहीं चाहता है। इम्तहान का मकसद जो है ऐसा कहीं नहीं है कि आपको हम मुश्किल में डालें। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि आप कैसे पास करें। इसलिए इम्तहान हॉल में जाने से क़ब्ल मेरा मशवरा ये है आप तमाम बच्चों के लिए कि थोड़ा भी नहीं घबराएं, क्योंकि आपके कई सब्जेक्ट में फ़ेल होने पर भी आपको बोर्ड जो है मदद करता है पास होने में। इसलिए आप अपने अंदर से डर और खौफ, घबराहट, हर चीज़ों को निकाल कर इम्तहान हॉल के अंदर जाएं। ये आपका बड़ा इम्तहान पहला ज़रूर है, लेकिन आप अपने अंदर इतना हौसला लाएं, हिम्मत लाएं कि हमको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो पास होने का जो तरीक़ा था उसके बारे में हमने बताया। इम्तहान हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको जाने से क़ब्ल ही दरवाज़े पर ही आपसे सबसे पहले एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। आप एडमिट कार्ड दिखा करके इम्तहान हॉल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब इम्तहान हॉल में पहुंचेंगे तो आपको वहाँ जो है कॉपियाँ मिलेगी। अब तक आपने जो इम्तहान दिया है उसकी कॉपियाँ और वहाँ की कॉपी जो है उसमें फ़र्क है। इसलिए कॉपी जैसे ही सामने आता है तो उसमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है, इसमें भी गलतियाँ कर बैठते हैं।
लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ज़्यादातर अहम चीज़ें उसमें प्रिंट ही रहता है। आपको कम से कम लिखना होता है, इसका इंतज़ाम किया गया है। और अहम चीज़ें क्या है लिखने का, तो चूँकि आप जानते हैं कि अब आपका 50 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव यानी मारूज़ी सवालात आता है, जिसे एक मखसूस शीट पर लिया जाता है जिसका नाम है OMR शीट। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होता है यानी तफसीली सवालात जो होता है उसे आप कॉपियों में लिखते हैं। तो पहले आपको OMR शीट और कॉपियाँ दोनों एक साथ मिल जाता है, जिसे हम आंसर बुक बोलते हैं। तो आंसर बुक और OMR दोनों एक ही साथ मिल जाता है। फिर सवालात मिलता है। आप जैसा कि जानते हैं कि सवालात भी कई सेट में आता है, 10 सेट तैयार किया जाता है सवाल का। आप और आपके आसपास के बच्चे जो होते हैं उसके सवाल में यानी सवालनामा जो है यानी क्वेश्चन पेपर जो है उसमें सवाल तो लगभग सेम ही होता है, लगभग नहीं बल्कि सेम ही होता है, लेकिन उसका ऑर्डर सिलसिलेवार जो है वो बदला रहता है। और उसको 10 तरह सिलसिलेवार जो है वो 10 तरह का तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग सेट कोड कहते हैं, जिसका सेट कोड का नाम जो है ABCDEFGHIJ रखा गया है। ये सेट का कोड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कई जगह लिखना होता है कि हमें जो प्रश्न मिला है यानी जो सवाल मिला है वो उसका कोड क्या है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो जो सवाल आपको मिलता है यानी सवालनामा यानी प्रश्न पत्र, उस प्रश्न पत्र पर एक नंबर होता है, प्रश्न पत्र नंबर उसको हम लोग कहते हैं यानी प्रश्न पत्र संख्या। वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे भी आपको कई जगह लिखना होता है। फिर आपको एक आंसर बुक जो मिला यानी कॉपी, उसका भी कुछ सीरियल नंबर होता है। ये तीनों नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई जगहों पर लिखना पड़ता है। लेकिन हम घबराते हैं कि आंसर बुक का नंबर कहाँ लिखना है और क्वेश्चन बुक का नंबर कहाँ लिखना है और फिर क्वेश्चन का सेट कोड। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत है, अहम है, यानी सेट का कोड, क्वेश्चन नंबर का संख्या और कॉपी का संख्या। तो आपको जैसे ही पहले कॉपी जो मिलता है उसका कवर पेज यानी फ्रंट पेज जो है वो 3 हिस्सा में बटा रहता है, जिसे लिखा भी रहता है बायां भाग, मध्य भाग, दायां भाग। उसमें ऊपर में देखेंगे तो लिखा भी रहता है ये बात। तो आप सबसे पहली बात नोट कर लें कि जो आपका कवर पेज जो 3 हिस्सा में बटा हुआ है उसके बीच वाले हिस्से पर कुछ भी नहीं लिखना है। बीच वाला हिस्सा का ताल्लुक़ आपसे बिल्कुल नहीं है। उस बीच वाले हिस्से पर कुछ भी नहीं लिखना है, ना आपको लिखना है ना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उन लोगों को भी कुछ लिखना है। वो बीच वाले हिस्सा बिल्कुल खाली रहेगा। कोई भी कॉलम उसमें देखेंगे आप कि वो लिखने के लिए दिख रहा होगा, लेकिन वो इम्तहान के बाद का हिस्सा है। वो जब कॉपी जांची जाती है वहाँ के लिए वो रहता है। तो बीच वाले हिस्से के लिए बहुत ताकीद किया जाता है कि कुछ भी ना लिखें। अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, वहाँ भी कहीं पर सिग्नेचर रहता है, वहाँ पर भी कहीं कुछ सब्जेक्ट कोड और क्या क्या दिखता है, तो वो लोग बच्चे जो है उस पर लिख देते हैं। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बीच वाला हिस्सा जो है बिल्कुल नहीं लिखें। अब लेफ्ट साइड यानी बायां साइड जो होगा उसमें पहला नंबर यानी पहला कॉलम जो होगा
उसमें लिखा रहेगा विषय का नाम। तो आप जिस दिन जो परीक्षा दे रहे होंगे उसका नाम लिखेंगे। जैसे ये उर्दू के बारे में मैं बता रहा हूँ तो वहाँ आप उर्दू लिख देंगे। दूसरा कॉलम, ये लेफ़्ट साइड का हम बात कर रहे हैं, दूसरा कॉलम में लिखा रहेगा परीक्षा का माध्यम, यानी आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो किस मीडियम में दे रहे हैं। वो ये पूछना चाहता है कि आप हिंदी में दे रहे हैं, आप इंग्लिश में दे रहे हैं, आप उर्दू में दे रहे हैं, यानी प्रश्न को जो लिखेंगे वो किस भाषा में लिखेंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप उर्दू का जब परीक्षा देते रहेंगे तो आप तो उर्दू में ही लिखना होता है, तो वहाँ आप उर्दू दूसरे कॉलम में आप लिख देंगे। तीसरा कॉलम जो हमने बताया था कि सेट का कोड, यानी प्रश्न पत्र का सेट का कोड क्या है, वहाँ पर एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें आप लिखेंगे। आपको अगर ए मिला होगा तो ए लिखेंगे, बी मिला होगा तो बी लिखेंगे, ऐसा जे तक होता है। जो भी मिला होगा वो लिखेंगे। फिर उसके बगल में कोई गोला रहता है, उसको भी आपको रंगना होता है। चौथे कॉलम में आएंगे तो इसमें चौथे कॉलम में अक्सर जो है क्या लिखना है इसे हम नहीं जान पाते हैं। कभी कभी इन्विजिलेटर भी इसमें सही से नहीं बता पाते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर लोगों से इसका ताल्लुक ना का जवाब होता है, लेकिन उसमें क्या लिखना है, क्या मांग रहा है हमसे इंफॉर्मेशन, इसमें हम परेशान हो जाते हैं। तो वो कॉलम चौथा जो है, यानी लेफ़्ट साइड वाले जो हिस्सा है उसके चौथे कॉलम में जो है वो ये पूछा जाता है कि क्या आपको राइटर उपलब्ध हुआ है। ये दिव्यांग बच्चों के लिए होता है। दिव्यांग माजूर जो होता है, जिसे लिखने में परेशानी होती है, तो उसको अलग से एक राइटर दिया जाता है, लिखने के लिए मदद करने के लिए एक आदमी को, उसके साथ एक बच्चे को दिया जाता है। तो उसमें जो चौथा कॉलम में पूछा जाता है कि क्या आपको राइटर उपलब्ध है, तो ज़्यादातर बच्चों का नहीं जवाब होगा, लेकिन जिस बच्चों को होगा उपलब्ध तो वो यस का जवाब देंगे। उसमें टिक करना होता है केवल, यानी सिर्फ आप टिक करेंगे यस और नो में। फिर 5 से 8 तक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिखना नहीं होता है, बिल्कुल प्रिंट रहता है उस पर। इस तरह आपका लेफ्ट साइड का हिस्सा ख़त्म हो जाता है, यानी 1 से 4 तक आप उसमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, 5 से 8 तक पहले से उसमें इन्फॉर्मेशन डाला रहता है। इस तरह से आपका लेफ्ट साइड जो है फुल हो गया। मिडिल साइड जो बताया, यानी मध्य भाग, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अब राइट साइड आएंगे तो राइट साइड में 1 से 8 कॉलम तक प्रिंट रहता है, उसमें हमको कुछ करना नहीं होता है। 9th कॉलम से या नवा कॉलम से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। तो 9th कॉलम में जो है फिर यहाँ मांगा जाता है सेट कोड, जो हमने बताया कि प्रश्न पत्र का सेट का कोड, प्रश्न पत्र का संख्या और उत्तर पुस्तिका का संख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 9th कॉलम में यहाँ फिर सेट मांगा जा रहा है। एक चौकोर खाना बना रहेगा जिसमें आपको सेट लिखना होता है। अगर आपको बी मिला है तो बी, सी मिला है तो सी, उसमें आप लिखेंगे। फिर उसके बगल में एक कोई गोला बना रहता है, उसे भी आपको रंगना होता है। 10वां कॉलम में फिर वही इंपॉर्टेंट बात जो हमने बताया कि प्रश्न पत्र का संख्या लिखना होता है। और 11वां कॉलम में आपको अपना नाम लिखना होता है। 12वां कॉलम में आपको अपना सब्जेक्ट यानी विषय लिखना होता है। उर्दू का दे रहे हैं तो उर्दू लिखेंगे। और 13वां कॉलम में आपको अपना हस्ताक्षर यानी दस्तखत करना होता है। इस तरह से आपका ऊपर का कॉपी जो है वो पूरी तरह से जो आपको लिखना है वो ढंग से लिखा जाता है। आप घबराते हैं कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की कोई गलती कर दिया तो जिससे हमारा कॉपी जांचा जाएगा कि नहीं जांचा जाएगा, और इसके चलते ये जो आपकी कॉपियाँ जो आप गलत भरते हैं, इसके चलते आप पूरे इम्तहान में घबराए रहते हैं। आपको जो प्रश्न का उत्तर देना होता है यानी जो जवाब देना होता है, उन जवाब को जानते हुए भी आप घबरा कर कभी गलत कर बैठते हैं। इसलिए थोड़ा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कॉपियों में जो बात लिखना है उसको हमने सारी बातें आपको हम अभी ही बता दे रहे हैं। अगर आप उससे वाकिफ़ हो जाएंगे तो वहाँ किसी तरह की कोई भी गलतियाँ नहीं करेंगे।
तो ये तो था आंसर बुक यानी कॉपियों के बारे में। इसके बाद आता है आपका OMR मिलता है। उस OMR शीट में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको भरना होता है। OMR शीट में भी आपको 1 से 7 तक पहले से कुछ प्रिंट रहता है। 8वां कॉलम में फिर वही इंपॉर्टेंट बातें यानी प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखना होता है। प्रश्न पत्रिका संख्या क्या है यह आपको 8वां कॉलम में लिखना होता है। 9th कॉलम में यानी 9वां में आपको सेंटर नेम लिखना रहता है, यानी आपका सेंटर कहाँ है, परीक्षा केंद्र कहाँ है। उसको आप जहाँ भी आपका सेंटर होगा आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे, आपके एडमिट कार्ड पर वो लिखा होता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए और उसमें देखिए कि आपका सेंटर कहाँ लिखा हुआ है। जिस तरह का जो भी नाम लिखा हुआ होगा स्कूल का वो नाम आप वहाँ पर दर्ज कर देंगे। फिर 10वां में प्रश्न पत्रिका सेट का कोड लिखना होता है। वही आपको A मिला होगा तो A लिखेंगे, B मिला होगा तो B लिखेंगे, इस तरह से J तक है, जो मिला होगा वो आप लिखेंगे। फिर नीचे हिस्से पर आएंगे तो एक बॉक्स बना रहता है, उस बॉक्स पर आपको अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर या दस्तखत करना होता है। इस तरह से आपका OMR शीट भी भरा जाता है और आपका आंसर बुक भी भरा जाएगा। इसको बहुत ध्यान से भरने की ज़रूरत है। आपका सही से नहीं भरने की वजह से आप खुद परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरी कॉपियां जांच होगी कि नहीं होगी, जिससे आपका आगे का सवाल जो हल करना होता है वो भी जो है आप ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमने इन चीज़ों को भरने के लिए बताया। अब इसके बाद हम लोग ख़ास तौर पर उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए उर्दू के सिलसिले में बात करेंगे कि अब एक सवाल और बच्चों के बीच आता है उर्दू में कि आंसर बुक यानी कॉपी में हम जो है कवर पेज की तरफ से लिखें या आखिरी की तरफ से लिखें। क्योंकि उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जो दाएं से बायां लिखा जाता है, तो बच्चे परेशान होते हैं कि हम जो है इसे आखिरी वाले की तरफ से शुरू करें और या फिर कवर पेज के बाद वाले से शुरू करें। ऐसे कवर पेज के बाद भी एक प्रिंटेड पेज रहता है, उस पर भी कुछ लिखना नहीं होता है, उसके बाद का पेज जो है वहाँ से लिखना शुरू होता है। और आंसर बुक का कुल पेजेस जो होता है वो 20 पेज का होता है उर्दू में। मैथ्स में 24 पेज का होता है, बाकी सभी में 20 पेज का होता है, तो उर्दू में भी 20 पेज का होगा। तो अब ये सवाल जो है कि हम आखिरी से लिखें या शुरू से लिखें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। आप जिधर से चाहें जैसे चाहें लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है सहूलत हो रहा है कि हम कवर पेज की तरफ से लिखें तो वहाँ से भी आप लिख ले सकते हैं। आप आखिरी से भी शुरू करें तो वहाँ से भी आप लिख ले सकते हैं। आपको जिसमें आसानी लग रहा है वो काम आप कर सकते हैं। कोई अगर आखिरी से भी लिख लिया है तो उसको भी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो कवर पेज के बाद से लिखना भी शुरू किया है उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चाहें वैसे लिखें। फिर दूसरा सवाल उर्दू के बच्चे अक्सर करते हैं कि क्या हम एक लाइन छोड़ करके लिखें या लगातार लिखें। यह भी आपकी मर्ज़ी पर है। इन सब चीज़ों से कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं एक एक लाइन छोड़ करके लिखूं, लिख सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम साफ साफ अच्छा से बेहतरीन से लिखने में हमको एक एक लाइन छोड़ना चाहिए, तो बेहतर है कि आप छोड़ दीजिए। आप अपने आप को जिसमें ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि हम सबसे अच्छा से जवाब दे पाएंगे जिस तरीक़े से, वो तरीक़ा आप बिल्कुल अपना सकते हैं। एक एक लाइन छोड़ कर के भी आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, और अगर आप लगातार भी लिखना चाहते हैं लगातार भी लिख सकते हैं। सफ़ा भी आपका इतना है, उस कॉपी में जगह भी आपका इतना है कि आप एक एक लाइन छोड़ करके भी लिखेंगे तो आपको कॉपियाँ घटेगी नहीं। और ऐसे दूसरे कॉपी मिलता नहीं है, ये भी आप जान लें
कि एक ही कॉपी मिलेगा, वो फिर बाद में कोई एडिशनल पेजेस या कोई बुकलेट नहीं मिलेगा। सभी सब्जेक्ट में, सिर्फ उर्दू की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक जो कॉपी मिल गया बस, उसके अलावा कोई और पेज वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास इतना सफ़ा है और लिखना बहुत कम होता है, इसलिए चूँकि 50 नंबर तो मारूजी हो गया ना, तो अब आपका हिस्सा बच गया कम। तो लिखना इतना, आपको सवाल का जवाब जितना भी लिखना है वो 20 सफ़ा में बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप छोड़ करके भी लिखना चाहेंगे तो छोड़ करके भी लिख सकते हैं। कॉपी में एक और चीज़ें देखेंगे कि दाहिनी तरफ हाशिया का एक लाइन दिया रहता है। आप हर मुमकिन कोशिश करें कि उस दाईं तरफ जो हाशिया छोड़ा हुआ है उस पर आप नहीं लिखें। ये है, हम लोग लिखने में, कॉपी को भरने में और लिखने में, इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। एक और अहम बात है कि आपको OMR शीट और आंसर बुक दोनों लगभग शुरू ही में मिल जाता है और क्वेश्चन पेपर फिर मिल जाएगा जब वक्त शुरू होगा। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं शुरू में कि आराम से कभी मारूजी सवाल को छोड़ देते हैं और तफसीली सवाल यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है, विषयनिष्ठ प्रश्न जो है, उसको हल करने लग जाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, चूँकि आपको 3 घंटे वाला जो इम्तहान है उसके 1.5 घंटे के बाद OMR शीट आपसे ले लिया जाएगा। यानी 3 घंटा प्लस 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी 3.25 घंटे का एग्ज़ाम होता है हमारा, 100 नंबर वाला जो भी है उसमें 3.25 घंटे का होता है। तो उसमें आपको 1.5 घंटे के बाद, यानी जो 3.25 घंटे का एग्ज़ाम है उसमें 1.5 घंटे के बाद OMR शीट ले लिया जाएगा। इसलिए आप कभी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में पहले फ़िक्र ही नहीं करें। आप हर मुमकिन कोशिश करें कि पहले हम लोग OMR शीट पर जो आंसर करना है उसको हम करेंगे। जैसे ही 1.5 घंटा होगा, जैसे किसी का 9:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा और किसी का 1:45 से होगा। कोई बच्चे का पहले शिफ्ट में होता है, किसी बच्चे का दूसरे शिफ्ट में होता है। तो जो पहले शिफ्ट में देगा एग्ज़ाम उसका 9:30 से 12:45 तक एग्ज़ाम होता है। 1.5 घंटा उसका 11 बजे होता है। 11 बजे उसका OMR शीट ले लिया जाएगा। और अगर दूसरे शिफ्ट में जिसका 1:45 में शुरू हुआ है उसका भी 1.5 घंटा पूरा होने पर उससे OMR शीट ले लिया जाएगा। इसलिए पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम मारूजी सवाल को हल करें। थोड़ा भी अगर इधर उधर ध्यान दिया तो आपका वक्त ज़ाय हो जाएगा और आपका सवाल छूट जाएगा। इसलिए पहले आप OMR शीट को भरने की कोशिश करें। जब आप मारूजी सवाल हल कर लेंगे उसके बाद आपको फिर आना है डिस्क्रिप्टिव यानी विषयनिष्ठ या तफसीली सवालात वाले में। अब आप जैसा कि जानते हैं कि इस साल आपको हर सवाल में डबल कर दिया गया है, चूँकि आप परेशान ना हो, आपको किसी तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप चूँकि इस दौर में कम पढ़े हैं, आपको पढ़ने का मौका कम मिला है, इसकी वजह कर आपसे हर कोई को हमदर्दी है। आप ऐसा नहीं सोचें कि आपके बारे में फ़िक्र नहीं किया जा रहा है। इस फ़िक्र की वजह कर ही तमाम सवालात को डबल दुगना कर दिया गया है। आपको 50 नंबर का ही मारूजी सवालात होता है, लेकिन आपको 100 दिया जा रहा है कि आप कोई चैप्टर जो है नहीं पढ़ पाए होंगे, कहीं भी जो है आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाया होगा, तो कोई 1-2 चैप्टर भी अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो उससे ज़्यादा सवाल मिल जाएगा, जिससे आपकी जानकारी में सारा रहेगा और आप उसको अच्छे से हल कर लेंगे। तो ये तो सवाल जो बढ़ाया गया है वो आपके फ़ायदे के लिए बढ़ाया गया है और आपको फ़ायदा होगा। अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि क्या है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो दुगना मारूजी सवालात किया गया है, आप थोड़ा भी जो घबरा रहे होंगे कि हम कहीं फ़ेल हो जाएं,
या फिर हम जो है नंबर कम आएगा, या हम पिछड़ जाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये जो दुगना कर दिया गया है, इससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है। लेकिन एक परेशानी भी झलकता है जिसका बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या परेशानी नज़र आ रहा है कि वहाँ जो है 1 से लेकर के 100 तक सवाल है और उसको AMR शीट पर रंगना है। तो अब आपको कोई सवाल का हल करना है, कोई सवाल को छोड़ना है, कोई को हल करना है, किसी को छोड़ना है। तो आप जैसे 5वां हल कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें 5वां का ही जवाब दें। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा 5वां और 5वां का जवाब आपका मान लिया कि बी है, तो 5वां का ही बी वहाँ रंगेंगे। ऐसा नहीं कि वो छठा में रंगा जाए, ऐसा नहीं कि वो चौथा में रंगा जाए। इसका आपको इस साल बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा ध्यान नहीं दिए तो आप जानते हुए सवाल का भी आपको गलत जवाब हो जाएगा। आप 5वां के बाद हो सकता है छठा आप नहीं बनाए, 7वां आप नहीं बनाए, फिर 8वां आप हल कर रहे हैं। 8वां का आपका जवाब फिर सी होता है। तो 8वां सवाल का सी जो है उसको हर मुमकिन कोशिश करें, ध्यान दें कि वो 8वां में ही सी हल को रंग रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि 8वां से पहले 7वां वाला रंगा जाए या फिर 9वां वाला रंगा जाए। इसका इस बार आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 50 छोड़ना है और 50 हल करना है। थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर भटका, जहन जो है आपका थोड़ा भी भटका, तो चूक आपसे हो जाएगा और चूक होने की वजह से आप गलत उसमें कोई ना कोई रंग देंगे। और ये OMR शीट को पेन से रंगा जाता है, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, तो आप उसको जो है फिर इरेज भी नहीं कर सकते, यानी मिटा भी नहीं सकते हैं। मिटाने की कोई इजाज़त नहीं है। उसमें ना व्हाइटनर लगाने की इजाज़त है, ना उसमें कोई जो है रबर लगाने की इजाज़त है, ना उसमें कोई ब्लेड लगाने की इजाज़त है। इसलिए आप बहुत ध्यान से अपने आंसर को करें। ख़ासकर इस साल तो आप लोगों के लिए ये परेशानी है। सवाल दुगना कर देना ये आपके हक़ में है, आपको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस फ़ायदा का नुकसान ना हो जाए इसका आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। चूँकि आपको 50 छोड़ना है और 50 हल करना है, इसमें बिल्कुल ध्यान दें कि हम अगर कौन सा सवाल को हल करना चाह रहे हैं और उसका जवाब क्या है, OMR शीट को ध्यान देकर उसी को हल करने की कोशिश करें। अगर आप इन सब चीज़ों को जो हम बता रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको इम्तहान हॉल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो हुआ कॉपियों को भरने का, OMR शीट को भरने का, और फिर कैसे हम उसको जो है अपने आंसर को AMR शीट पर देंगे यानी रंगेंगे, और अपनी कॉपियों में हम किस तरह लिखेंगे, इन सब चीज़ों पर हमने बताया। और एक बात ये भी बताया कि आपको थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेस और हर तरह से मदद कर करके आपको पास करने के बारे में हमेशा फ़िक्र किया जाता है। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा भी नहीं घबराएं। आप हर मुमकिन अपने आप को नॉर्मल रहें और बिल्कुल इत्मीनान से इम्तहान देने की कोशिश करें। तो ये तो कॉपियों के भरने और हल करने का तरीक़ा के सिलसिले से था। अब हम लोग गौर करेंगे कि उर्दू में सवालात किस तरह से आता है और कहाँ कहाँ से आता है, यानी उर्दू में हम कैसे पास ही ना करें। हम 30 की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम 100 कैसे लाएं, ज़्यादा नंबर हम कैसे लाएं, इसकी फ़िक्र करने की भी बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सवाल उर्दू में किस किस तरह का होता है। यहाँ पर हमने पहले इम्तहान का नाम लिखा है, जो हम लोगों को लिखना कहीं पड़ता है नहीं, लेकिन चूँकि हम उसका ज़िक्र कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। हिंदी में लिखा रहता है, आप देखते हैं, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021। उसी तरह से इंग्लिश में भी लिखा रहता है, एनुअल सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2021। तो हमने सिर्फ उर्दू में उसका नाम लिख दिया है, सालाना सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2021। इसकी ज़रूरत आपको कहीं पर लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर हमने बताया है, ये पहले भी बता चुके हैं, कि उर्दू जो है का कुल मार्क्स जो है वो 100 का होता है। फिर यहाँ हमने लिखा है
कि आपको पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना है, यानी पास मार्क्स 30 होता है। अब आप जानते हैं कि आपको मारूजी सवालात होता है, फिर एक तफसीली यानी डिस्क्रिप्टिव सवाल होता है। तो इन दोनों को ग्रुप में बांट दिया गया है। जो ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवालात है उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ए, और डिस्क्रिप्टिव जो है यानी विषय निष्ठ या तफसीली सवालात जो कह रहे हैं उसका नाम रखा गया है ग्रुप बी। तो पहला ग्रुप ए, उसमें सवाल के जो इक़साम हैं यानी किस किस्म का सवाल पूछा जा रहा है, ये खाना बता रहा है कि किस किस्म का सवाल हमारा आएगा। दूसरा है सवालों की तादाद, उस किस्म का सवाल कितने होंगे। इस खाना में हम ये बता रहे हैं कि आपको उन सवालों में से कितना का आपको जवाब देना है यानी हल करना है, और उन सवालों से आपको कुल मार्क्स कितना मिलेगा, इस खाना में बताया जा रहा है। तो पहला जो हमारा है ग्रुप ए में रहेगा, जो मारूजी सवालात होगा। सवाल का किस्म कैसा है, तो मारूजी सवाल। उसकी तादाद कितना होगा, तो आपने मॉडल क्वेश्चन में भी देखा होगा, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर डाला है, आप लोग उसको डाउनलोड करके बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो उसमें आप देखे होंगे कि इस साल जो है मारूजी सवालात 100 पूछा जाएगा, लेकिन आपको जवाब सिर्फ और सिर्फ 50 ही देना है, और इन 50 को अगर आप हल करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा 50 नंबर। आपका इस और ये सारा सवाल जो मारूजी है इसको आप OMR शीट पर देना है आपको। अब ग्रुप बी का हिस्सा शुरू होता है। इसे आपको आंसर बुक यानी कॉपियों में लिखना है। उसमें पहला सवाल ही जो उर्दू में होता है वो मजमून होता है। मजमून भी 5 दिया रहता है, लेकिन उस 5 में से सिर्फ एक ही का जवाब देना होता है। लगभग 250 लफ्ज़ों में जवाब देने की हिदायत दिया जाता है। आप अगर मजमून को हल करते हैं यानी उसका जवाब आप देते हैं तो आपको कुल कितना मार्क्स मिलेगा, तो 10 मार्क्स मिलेगा। दूसरा सवाल जो होता है वो भी ग्रुप बी का ही रहेगा। उसमें ख़त और दरख्वास्त होता है। ये या में लिखा रहता है, यानी पहला सवाल आमतौर पर ख़त होता है और फिर या करके दूसरा सवाल दरख्वास्त होता है। यानी 2 सवाल है इसके अंदर भी, यानी सवाल की तादाद कितना हो गया, तो 2, एक ख़त रहता है और एक दरख्वास्त रहता है। आपको जवाब दोनों में से किसी एक को देना है, यानी जवाब आपको कितना देना है, तो एक। आप चाहते हैं तो ख़त लिखिए, और आप चाहते हैं कि हम दरख्वास्त लिखें तो दरख्वास्त लिखिए। ये ख़त या दरख्वास्त में आपको कुल मार्क्स कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा। फिर ग्रुप बी में ही सवाल का जो किस्म है वो मुख्तसर सवालात है। इसकी तादाद जो आपको इस साल जो इम्तहान देने जा रहे हैं, आपको 20 सवाल पूछा जाएगा। उस 20 में से आपको जवाब सिर्फ 10 का ही देना है। हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी आप 10 सवाल का आप जवाब दे देंगे तो आपको 20 नंबर मिलेगा, यानी कुल मार्क्स 20 का होगा। फिर यही तफसीली सवालात में ही यानी ग्रुप बी में ही तवील सवालात यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल जो आपको आएगा यानी सवालों की तादाद जो होगा वो 6 होगा, लेकिन आपको जवाब जो है सिर्फ 3 देना है। एक सवाल का जो नंबर है वो 5 है, तो 3 का अगर आप हल करते हैं तो कुल आपको 15 नंबर मिलेगा। इस तरह आपका पूरे 100 नंबर जो है तकसीम किया गया है, यानी मारूजी सवालात 50 नंबर का, मजमून जो है वो 10 नंबर का, ख़त या दरख्वास्त 5 नंबर का, मुख्तसर सवालात से 20 नंबर से पूछा जाता है, और तवील सवालात 15 नंबर का पूछा जाता है। ख़त का नमूना हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग ख़त लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग
चूँकि कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर करते हैं, इसलिए शुरू में ऊपर में हम लोग लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका माना और मतलब भी आप जानते हैं। फिर ख़त का दूसरा हिस्सा जो होता है वो ख़त कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप उस दिन इम्तहान हॉल में होते हैं, इसलिए आप वहाँ लिख दें इम्तहान हॉल ही। फिर ख़त किस तारीख़ को लिख रहे हैं ये लिखना होता है, तो जिस दिन आप लिख रहे होंगे उस दिन 22 फरवरी 2021 है, तो आप 22 फरवरी 2021 ही लिख दें। फिर ख़त किसको लिखना है, तो मान लिया कि आपको ख़त का जो क्वेश्चन आया है वो आप अपने वालिद को इम्तहान की तैयारी के बारे में या किताब की ख़रीदारी के लिए कुछ रकम के मुतालबा के बारे में, इस तरह का सवालात आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर एक वालिद साहब को लिखते हुए नमूना है, तो वालिद हमारे बड़े हैं उम्र में और रुतबा में भी, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं जनाब वालिद साहब, इसे हम अलक़ाब कहते हैं। फिर उसके बाद चूँकि उनसे मुखातिब हुए और मुखातिब के बाद अब उनसे आदाब एहतराम के साथ बात करते हैं तो उनको हम सलाम करते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इसे आदाब कहते हैं, यानी अलक़ाब के बाद आदाब। फिर अस्ल मज़मून, जो बात आपको लिखना है आप शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और फिर जो अपनी बात जिस तरह का ख़त रहेगा उस तरह की बातें लिखेंगे। उसके लिखने के बाद आखिर में फ़क़त, यानी मतलब बस इतनी बात हमको कहना था। फिर ख़त लिखने वाला जो है कोई ऐसा फ़िक्रा लिखते हैं जिससे उसका निस्बत जिसको लिखा जा रहा है उसका ज़ाहिर होता है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं आपका फ़र्जंद यानी बेटा। फिर लिखने वाला अपना नाम मोहम्मद असग़र, और दाईं तरफ जिसको ख़त लिखना है उसका पता लिखते हैं। अगर हम पता नहीं भी लिखा, इस तरह से बॉक्स बना करके पता लिख करके भी छोड़ देंगे तो काम चल सकता है, या नहीं तो फिर हम उसमें ऊपर पूरा बात लिख दें इसमें कि जिनको हम ख़त लिख रहे हैं उसका पूरा पता, जैसे कुछ भी सुल्तानगंज पटना, कुछ भी जो भी बात समझ में आए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी ख़त को लिखने में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हम जहाँ ख़त लिख रहे हैं वहाँ का ज़िक्र, तारीख़, फिर अलक़ाब, फिर आदाब, फिर अस्ल मज़मून, फ़क़त, फिर ऐसा फ़िक्रा जो दोनों के बीच निस्बत को ज़ाहिर करे, और फिर अपना नाम और दाएं गोशे में पता लिखेंगे। इस तरह हमारा ख़त में मुकम्मल हो जाएगा। ये 5 नंबर का सवाल आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 5 मिलेगा। तफसीली सवालात में तीसरा हिस्सा जो है मुख्तसर सवालात का, इसमें 20 सवालात पूछा जाएगा जिसमें हमको 10 का हल करना है। उसका चंद नमूना यहाँ देखें। जैसे सवाल है सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ़ पेश कीजिए। ये आर्यभट्ट और तरेगना से लिया गया है। जवाब इसका होगा सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण कायनात में पेश आने वाला एक जोग्राफियाई वाक़या है। किसी सय्यारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर साया पड़ने को ग्रहण कहा जाता है। कुर्रे अर्ज़ पर 2 तरह के ग्रहण देखने को मिलता है, एक सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स और दूसरा चाँद ग्रहण यानी ल्यूनार इक्लिप्स। जब चाँद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है, और जब ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है तो चाँद ग्रहण वाक़ई होता है। ग्रहण कभी जुज़वी होता है और कभी कुल्ली होता है। इस तरह हम मुख्तसर सवाल का जवाब लिख सकते हैं। मुख्तसर सवाल में एक और नमूना देखें। मज़मून के बारे में 5 जुमले लिखिए। ये सबक रया से लिया हुआ है, जिसका जवाब होगा यह एक गैर अफसानवी नसरी सिन्फ़ है जिसमें किसी ख़ास उन्वान पर सैर हासिल बहस की जाती है। यह मुख्तसर भी हो सकता है और तवील भी।
ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मज़मून लिखा जाता है। उर्दू लिखने का ज़ौक़ पैदा करने के लिए मज़मून नवेसी की तदरीस दी जाती है। इसीलिए आजकल प्राइमरी दर्जात के बच्चों को भी मज़मून लिखने का मश्क़ कराया जाता है। न सिर्फ़ प्राइमरी बल्कि मुल्क के मेयारी मुक़ाबला जाती इम्तहानात के निसाब में भी मज़मून शामिल किया गया है। हमारे मशहूर व मारूफ़ मज़मून निगार की फ़हरिस्त में सर सैयद अहमद ख़ां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हाली सर फ़हरिस्त हैं। इस तरह हम मुख्तसर सवालात का जवाब दे सकते हैं। तफसीली सवालात में आखिरी हिस्सा तवील सवालात का होता है, जिसमें 6 सवाल पूछा जाएगा और 3 का जवाब देना है। उस 6 में 5 हमारी दरसी किताब से होता है और छठा जो है वो कवायद से होता है। तो 5 जो दरसी किताब से होगा उसका एक नमूना हम यहाँ देखें कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है और उसका जवाब हम लोग किस तरह देंगे। जैसे ये लिया गया है सवाल सबक रिया से। सवाल है ज़ैर निसाब मज़मून रिया का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। हम लोग इस तरह लिखेंगे इसका जवाब। रिया सर सैयद अहमद ख़ां का इस्लाही मज़मून है। उन्होंने इस मज़मून में रिया की हकीकत और उसके सही मफ़हूम की वजाहत की है। उन्होंने 3 किस्म के लोगों का ज़िक्र किया है। एक वो है जो बुरा है लेकिन अपने आप को और भी बुरा ज़ाहिर करता है। दूसरा वो है जो अपनी नेकी को बढ़ा चढ़ाकर ज़ाहिर करता है। यह दोनों ज़्यादा बुरे नहीं हैं। लेकिन तीसरी किस्म जो बिल्कुल जुदा है, दर हकीकत वो जिस कदर नेक हैं उससे ज़्यादा उनको नेक जताया जाता है। यह लोग अपनी बुराइयों पर ख़याल नहीं करते बल्कि बुराई को नेकी ही समझते हैं। जिस तरह एलानिया बदी करने वालों को नसीहत की ज़रूरत है, उसी तरह यह भी नसीहत के मोहताज हैं। लिहाजा हर इंसान को अपनी हैसियत कुरान की रोशनी में परख कर प्यारे नबी की शख्सियत से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन इससे भी बेहतर उसूल ये है कि हमें दुश्मनों की बातों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमें खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब को ज़ाहिर करता है। दुश्मनों के तानों के सबब अगर हम उन ऐब को छोड़ दिया तो दुश्मन से हमको वही नतीजा मिलता है जो एक शफीक उस्ताद से हासिल होता है। इस तरह हम रियाकारी से महफूज रहकर अपनी शख्सियत को मुकम्मल और पुरकशिश बना सकते हैं। इस तरह हम लोग जवाब हल करेंगे। आखिरी है, इसी में कवायद पूछा जाता है, तो थोड़ा हम आएँ कवायद को भी देख लें। तवील सवालात का आखिरी सवाल जो होता है वो कवायद से होता है। उसमें वाहिद जमा, ज़िद या मुहावरा ये सब पूछा जाता है। उसका चंद नमूना हम लोग देखें। वाहिद से जमा या जमा से वाहिद बनाने को आता है। जैसे अमीर उसका उमरा होता है, मसअला का मसाइल होता है, शख्स का अशख़ास, हक़ का हुकूक़, कौल का अक़वाल, मस्जिद से मसाजिद। अगर ज़िद आया तो अस्ल का नक़ल, नूर का ज़ुल्मत, आम का ख़ास, जन्नत का दोज़ख, जदीद का क़दीम, हराम का हलाल। और भी मुहावरा या कुछ भी इस तरह का आए, आपके पास जो भी फ़हरिस्त है उन फ़हरिस्त को कुछ कुछ उसमें से चुनिंदा देख लें और आप इसका हल कर सकते हैं। चूँकि 3 जवाब जो आपको लिखना है उसमें से एक कवायद का जवाब देंगे तो आपके लिए और बेहतर है, चूँकि उसमें 5 में 5 मिलना आसान होता है। इस तरह हमारे सभी सवालात का जवाब हम लोग हल अच्छी तरह कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप 100 में 100 भी नंबर हासिल कर लें। इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना,
मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।